सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज दोस्तों आपकी 17 मई, और आज हम लोग 17 मई से बनने वाले आप लोगों के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्टर से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार पहले हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 16 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद साथ ही हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी भारत के 85 में जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है ये कौन बने थे, तो तमिलनाडु के पीआई श्याम निखिल। वर्ल्ड जो हाइड्रोजन समिट है 2024, इसका जो आयोजन है ये किस देश में किया गया है, तो ये किया साथियों नीदरलैंड के रोटरडैम के अंदर। अभी 15 मई 2024 को सिंगापुर के भी चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, नाम था इनका लॉरेंस वोंग। अभी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में अभी फेडरेशन कप 2024 में कितने मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो 82.27 मीटर। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो कि धनबाद के अंदर है, इसके भी नए निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था, नाम था इनका सुकुमार मिश्रा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का भी नंबर 1 जो ट्रेडिंग पार्टनर है ये कौन सा देश बन गया था, तो ये अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने यानी कि टीसीएस ने अभी किस देश में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बनाने की घोषणा की थी, तो ये की थी साथियों फ्रांस के अंदर। इसके बाद मैंने आपको एक दिवस पढ़ाया था जो कि आपका हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अभी यूनेस्को के जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर है, इसमें भी किन 3 कृतियों को जगह मिली थी, तो एक तो थी साथियों रामचरितमानस, दूसरी थी इसमें पंचतंत्र, और तीसरी थी सहृदय लोकलोकन। इन 3 कृतियों को अभी यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जगह मिली थी। भारत की अभी सबसे बड़ी जो कौशल प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो नई दिल्ली की यशोभूमि के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि गुजरात की जो पूर्व राज्यपाल थी, नाम थी इनका कमला बेनीवाल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो कमला बेनीवाल है ये राजस्थान की डिप्टी सीएम भी रही है। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य की जो सैला सुरंग है, इसको भी भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। ये आप लोगों के साथ ये जो सैला सुरंग है ये आप लोगों की अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, और इसको भी हाल ही में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसको मान्यता दी किसने है, तो इसको साथ ही जो मान्यता है ये इंग्लैंड के अंदर स्थित इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा दी गई है। सैला सुरंग के बारे में बात करें तो इसके साथ ही निर्माण किसने किया है, तो वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो लगभग साथ ही 2.5 किलोमीटर लंबी है। और ये जो सुरंग है ये तेजपुर को तवांग रोड से जोड़ती है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके साथ ही जो उद्घाटन है ये 9 मार्च 2023 को अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू साहब, इन्हीं के साथ मिलकर जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने 2 लेन वाली इस सैला सुरंग का उद्घाटन किया था। अब एक बार दोस्तों हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहले साथियों हम लोग मैप में देखिए अरुणाचल प्रदेश को। ये आपका मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा है ये भारत के 2 राज्यों के साथ लगती है, एक तो आपकी असम के साथ, दूसरी ये सीमा लगती है इसकी नागालैंड के साथ। लेकिन इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये 3 देशों के साथ लगती है। एक तो इसकी सीमा लगती है चीन के साथ,
दूसरी ये सीमा साझा करता है भूटान के साथ, और तीसरी ये सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो कि बीजेपी पार्टी के राज्यपाल यहाँ के 2023 के अंदर ही बने थे। नाम तो जिनका केवल त्रिविक्रम पंडा है, और राजधानी यहाँ की ईटानगर। जिलों की संख्या की बात करें तो 27 यहाँ पर जिले हैं। विधानसभा की सीट देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पर 60, लोकसभा की सीट है 2, और राज्यसभा की सीट कितनी है तो 1। यहाँ के साथ ही एक फेमस झील है जिसका नाम है संगिस्तर झील, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक का नाम है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे का नाम है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर 2 फेमस टाइगर रिजर्व भी है। एक तो कमलांग टाइगर रिजर्व और दूसरा है पक्की टाइगर रिजर्व, जिसमें से आपके जो पक्की टाइगर रिजर्व है इसके नाम पर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है यहाँ पर, जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से सीधा पूछे कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड के अंदर। और कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, तो जिसमें से साथ ही जो न्यो कुंभ महोत्सव लिखा हुआ है, ये जो नो क्यों महोत्सव है ये आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो मैंने एक साथ इसमें लोक नृत्य हाईलाइट कर रखा है, और ये जो लोक नृत्य है ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो खाली आप लोग ये याद रखिएगा कि जो पोपीरी लोक नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया था। बाकी की अगर आप लोग खाली रीड कर लीजिएगा, जैसे कि बाढ़ उत्सव एक मनाया जाता है यहाँ पर, पासी कोंगगी, ये सारे के सारे जो लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित किए जाते हैं। दर्रा भी मैंने एक हाईलाइट कर रखा है जो कि पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम है, जिसका नाम है ध्यान दर्रा। और ये साथ ही ऐसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, तो याद रखिएगा देहांगी दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का जो सफल परीक्षण है ये किया है। आप लोगों को ये बताना है कि इस अस्पताल का जो नाम है ये क्या रखा है। तो इस अस्पताल को साथ जो नाम दिया है ये महाभारत के 20वें पितामह के नाम पर दिया है, नाम जिनका 20 है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये जो साथ 20वें अस्पताल है इसे वायुसेना के जो AN-32 विमान है इससे पैराशूट की मदद से करीब 720 किलो वजन के ये जो पोर्टेबल अस्पताल है 20, इसे जमीन पर उतारा गया है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं यही है 20 में अस्पताल। और साथ ही इस अस्पताल का जो उपयोग है ये इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा के माध्यम से मात्र 8 मिनट के अंदर इलाज मुहैया कराया जा सकता है। विशेष रूप से इसे लद्दाख या फिर कारगिल जैसी पहाड़ियों इलाके में तैनात किया जाएगा। ये साथ ही जो 20वां अस्पताल है ये पूरा वाटर प्रूफ है और सोलर एनर्जी से संचालित होता है। इसमें कई सारी सुविधाएं जैसे कि एक्सरे मशीन की सुविधा, ब्लड की जांच की सुविधा, ऑपरेशन थिएटर और इसमें वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले साथ ही एक बार भारत में पहली बार देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2024 के अंदर ही पढ़ा है सारे के सारे। जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है ये कहां पर लगाई गई थी, तो ये लगाई गई थी साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर। और कहां पर, तो मध्य प्रदेश की भी उज्जैन में। भारत का पहला अगर आयुर्वेदिक कैफे पूछे ये कहां पर स्थापित किया गया था, तो दिल्ली के अंदर। और ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 दिन पहले ही पढ़ाया अभी कि भारत का पहला स्वदेशी जो बॉम्बर विमान है जिसका नाम है FWD-2000, इसका अनावरण कहां पर किया है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पर साथ ही डबल स्टार मार्क करिएगा। हाल ही में भी जो सुनील छेत्री हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको ये बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो वैसे तो आप लोग साथ ही जानते हैं क्योंकि काफी फेमस ये फुटबॉलर है सुनील छेत्री।
और इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से क्या है कि संन्यास की घोषणा कर दी है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये साथी कब संन्यास लेंगे, तो ये 6 जून को संन्यास लेने वाले हैं, क्योंकि इनका जो आखिरी मुकाबला है ये कुवैत के खिलाफ है 6 जून को। इसके बाद ये संन्यास ले लेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय, यदि आप लोगों से पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय करियर की इन्होंने शुरुआत कब की थी, तो सुनील छेत्री ने जो अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी ये 2005 में की थी पाकिस्तान के खिलाफ। और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले ये चौथे खिलाड़ी भी बने थे। और इन्होंने कितने गोल किए हैं अभी तक, तो 94 गोल। सुनील छेत्री की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इन्हें 2011 के अंदर अर्जुन पुरस्कार, जबकि 2019 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक बार हम लोग हाल ही में संन्यास लिए गए खिलाड़ियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन साथी मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया अभी। जैसे कि अभी किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, तो इंग्लैंड के। और ये क्वेश्चन साथी खुद में एक न्यूज है, हालांकि मैंने आपको ये पढ़ा ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप लोग इसे पूछे कि अभी किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है कॉलिन मुनरो, इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो ये न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है इनका क्या नाम है, जो कि टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी है। नाम है साथियों इनका मनिका बत्रा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों टेबल टेनिस खिलाड़ी है मनिका बत्रा, यह विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है जो कि एकल रैंकिंग में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली है। और इन्होंने साथियों एकल टेबल टेनिस में किसी भारतीय द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंकिंग के लिए जो जी सत्यन है, इनके 5 साल के पुराने रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। मनिका बत्रा की उपलब्धि के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कि इन्हें 2020 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपने नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है। नाम है साथ इनका डेविड साल्वा ग्रीनी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये साथियों आपके सामने इमेज में डेविड साल्वा ग्रीनी, और इनको भी नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपने नए प्रमुख के रूप में नामित किया है। इसमें साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए में एक नाम दिखाई दे रहा होगा जिनका नाम है एम चंद्रशेखरन। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कल मैंने आपको ये गलत पढ़ा दिया था, तो याद रखिएगा ये जो एम चंद्रशेखर है इनको भी टाटा जो इलेक्ट्रॉनिक है इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जो नागरिकता संशोधन कानून है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत पहली बार ऐसे कितने लोग हैं जिनको नागरिकता दी गई है, तो ऐसे साथी 14 लोग हैं जिनको भी नागरिकता संशोधन कानून के तहत मान्यता दी गई है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। और इसके साथ ही जो जानकारी है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी है। यदि आप लोग इसे पूछे कि केंद्र सरकार ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसे देश भर में कब लागू किया था, तो 11 मार्च 2024 को। अब एक बार हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा साथियों इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 देश, और ये 3 देश कौन कौन से हैं, तो एक तो साथियों पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा बांग्लादेश, यहां से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए 6 समुदाय के लोग, जिसमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और इसके बाद साथ 10 दिसंबर 2019 को ये जो बिल है ये लोकसभा से पास हो गया था, और इसके अगले दिन 11 दिसंबर को इसे राज्यसभा से पारित कर लिया गया था। और फाइनली 12 दिसंबर 2019 को जो 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद साहब, इनकी इस बिल को मंजूरी मिल गई थी और फिर ये कानून बन गया था। अब आप लोगों के साथ ये पूछ सकता है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है यानी कि नागरिकता का प्रावधान,
ये किस आर्टिकल में, तो याद रखिएगा भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा देता हूँ। यदि आप लोगों से पूछे कि आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1949 से पहले जिन भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है या फिर उनके माता पिता को, उनको नागरिकता के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 5 के अंदर। आर्टिकल 6 और 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को भारत के में नागरिकता का प्रावधान। आर्टिकल 8 में ये बात कही गई है कि कोई भी भारतीय अगर दूसरे देश में रहता है या फिर काम करने के लिए, आपने देखा हुआ भी है कि काफी सारे हमारे जो नागरिक हैं ये दूसरे देशों में काम करते हैं, इनको लिए नागरिकता का प्रावधान है आर्टिकल 8 के अंदर। और आर्टिकल 9 में कहा गया है कि अगर कोई भी भारतीय अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत के अंदर क्या है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यदि आप लोगों से पूछे कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये भारत ने किस देश से लिया है, तो यूके से। अच्छा, अब तक कितनी बार नागरिकता में संशोधन किया गया है, तो अब तक साथ ही टोटल 6 बार नागरिकता में संशोधन कर लिया गया है। सबसे पहले किया गया था 1955 के अंदर, उसके बाद किया गया था 1986 के अंदर, फिर किया गया था 1992 के अंदर, इसके बाद किया गया था 2003 के अंदर, फिर किया गया था 2005 के अंदर, और आखिरी बार अब किया गया 2019 के अंदर। तो अब तक 6 बार नागरिकता में संशोधन कर लिया गया है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर ट्रिपल नागरिकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी WHO के द्वारा किस देश की जो टाकेडा कंपनी है, इसके द्वारा निर्मित अभी डेंगू के टीके जिसका नाम है क्यूडेंगा, इसको मंजूरी मिली है। तो फाइनली साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है टाकेडा, इसके द्वारा विकसित डेंगू के टीकों को क्या है कि मंजूरी दे दी है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही जो डेंगू का टीका है, ये डेंगू के ज्यादा प्रकोप वाले क्षेत्रों में और जिनकी 6 से 16 साल की आयु है, उन्हीं बच्चों को ये टीका देने की सिफारिश की गई है। इस टीके के साथ ही 2 खुराक है जो कि 4 प्रकार के डेंगू से बचाएगा। ये जो टाकेडा कंपनी है जो कि जापान की है, इसने डेंगू का जो टीका है जिसका नाम है क्यूडेंगा, इसको वर्ष 2022 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा मंजूरी दी गई थी। अब इसको फाइनली क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंजूरी मिल गई है। बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय का है तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, नाम इनका टेड्रोस एडेनोम्स गैब्रियस, ये वर्तमान में WHO के महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी सिक्किम राज्य ने किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया साथी 16 मई को। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी जो सिक्किम है ये 16 मई 1975 में राजतंत्र से भारत का 22वां राज्य बना था। और इस बार इसने अपना 49वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया। बात करते हैं हम लोग सिक्किम के बारे में, तो मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और राजधानी केन्या की तो गंगटो। और अभी साथियों हम लोग 25 मई से एक दिवस पड़ा था जो कि पहली बार इस दिवस की घोषणा की गई है। यह साथियों अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस यानी कि जो विश्व फुटबॉल दिवस है, इसके भी घोषणा की है मनाने की यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस देश ने न्यू कैलेडोनिया द्वीप पर आपातकाल की जो घोषणा है ये की है? तो ये साथी जो न्यू कैलेडोनिया द्वीप है, इस पर फ्रांस का अधिकार है। और इसने हाल ही में क्या है कि इस द्वीप पर आपातकाल की घोषणा की है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल इसने आपातकाल की घोषणा की क्यों है? तो पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि इसने 12 दिन की आपातकाल की घोषणा की है। और आपातकाल की घोषणा इसने की क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साथियों क्या है कि दंगे भड़क गए थे। दरअसल 10 वर्षों से क्या है
कि जो न्यू कैलेडोनिया द्वीप है, यहाँ पर रहने वाले जो फ्रांसीसी निवासी हैं, इनको प्रांतीय चुनाव में अभी मतदान करने की अनुमति दी गई थी। और इस निर्णय के सामने आने के बाद कुछ जो स्थानीय नेता हैं, ये इस बात को लेकर भड़क गए थे और इनका ये कहना था कि इससे वहां के जो मूल निवासी हैं, जिनका नाम है कनक, इनके वोट की जो है ये अहमियत कम हो जाएगी, जिस कारण क्या है यहाँ पर दंगे भड़क गए। और इस कारण फ्रांस ने क्या है कि न्यू कैलेडोनिया द्वीप पर 12 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब एक बार हम लोग न्यू कैलेडोनिया द्वीप के बारे में मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये साथी जो न्यू कैलेडोनिया द्वीप है, ये आपको जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित एक द्वीप है, जो कि फ्रांस से हजारों किलोमीटर दूर है। लेकिन इस पर जो अधिकार है ये फ्रांस का है। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी टाइम यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार किस भारतीय विश्वविद्यालय को अभी पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है साथियों महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है, ये केरल के कोट्टायम के अंदर स्थित है और इसे ओवरऑल 81वां स्थान मिला है। लेकिन भारत में इसे पहला स्थान मिला है। पहले हम लोग 3 सीट्स यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि विश्व लेवल पे है। तो इसमें साथियों आप लोग खाली पहली यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा, जिसका नाम है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि सिंगापुर के अंदर ये पहले स्थान पर रही है टाइम यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अंदर। बाकी को आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, खाली भारतीय याद रखिएगा। भारतीय के जो सीट्स है 3 यूनिवर्सिटी है। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, ये केरल के कोट्टायम में है। दूसरी तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर है, जिसका नाम है अन्ना यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पर। और तीसरी तमिलनाडु के कोयम्बटूर के अंदर है, जिसका नाम है भारतीय यूनिवर्सिटी, यह तीसरे स्थान पर। ये साथियों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष जो पहलवान है, ये कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।